नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रीम जंक्शन। यहाँ हर जरूरी खबर आपके लिए साफ, सीधी और भरोसेमंद तरीके से रखी जाती है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल ऑन रखिए ताकि पेंशन, भत्तों और आपके अधिकारों से जुड़ी कोई भी अहम अपडेट आपसे छूट ना जाए। आज पेंशनर्स, कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों से जुड़े 4 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करना जरूरी है जिनको लेकर इस समय काफी चर्चा चल रही है। बहुत से लोग अलग अलग दावे सुन रहे हैं, कई तरह के संदेश सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और यही वजह है कि सही जानकारी को सरल भाषा में समझना बेहद जरूरी हो गया है। आज जिन विषयों पर विस्तार से बात होगी उनमें कम्यूटेशन की अवधि, दूसरे विभागों को मिल रही राहतों की तुलना में जवानों और जेसीओ की स्थिति, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर रिकॉर्ड ऑफिस के जवाब का मामला और डीएडीआर में 4% बढ़ोतरी की वायरल खबर की सच्चाई शामिल है। इन चारों विषयों का सीधा संबंध लाखों लोगों की जेब, अधिकार और भविष्य की आर्थिक स्थिति से है, इसीलिए हर बिंदु को ध्यान से समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेशन की अवधि की। यह सवाल लंबे समय से पेंशनर्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कम्यूटेशन का पीरियड 15 साल क्यों रखा गया है, जबकि बहुत से जानकार और याचिकाकर्ता यह मानते हैं कि इसकी वास्तविक रिकवरी 12 साल के भीतर पूरी हो जाती है। इस मुद्दे को लेकर अदालत में मामला चल रहा है और सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी कि मौजूदा नियमों के अनुसार कम्यूटेशन की अवधि आखिर कितनी है। सरकार की ओर से यह कहा गया कि फिलहाल 15 साल की अवधि लागू है, यानी कम्यूटेशन के आधार पर पेंशन में जो कटौती होती है उसका प्रभाव 15 साल तक माना जाता है और उसके बाद पेंशन की बहाली होती है। लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब रिकवरी 12 साल में पूरी हो जाती है तो उसके बाद 3 साल तक अतिरिक्त प्रतीक्षा क्यों कराई जाती है। यही इस पूरे विवाद का मूल है। पेंशनर्स का कहना है कि जब उनका ही पैसा उनसे वसूल लिया जाता है तो उसके बाद बहाली में देरी अन्यायपूर्ण है। अदालत भी इसी बात को समझना चाहती है कि 15 साल की अवधि किस गणना और किस नियम के आधार पर बनी हुई है। यह मामला अभी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इतना तय है कि यह मुद्दा गंभीर स्तर पर उठ चुका है। अगर भविष्य में अदालत या सरकार इस दिशा में कोई सकारात्मक फैसला लेती है और अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल की जाती है तो यह लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत होगी। इसका मतलब यह होगा कि उनकी पेंशन जल्दी बहाल हो सकेगी और उन्हें आर्थिक रूप से कुछ अतिरिक्त सहारा समय पर मिल पाएगा। यह भी समझना जरूरी है कि ऐसे मामलों में अक्सर नीति स्तर पर बदलाव धीरे धीरे आता है। पहले अदालत सवाल उठाती है, फिर सरकार से जवाब लिया जाता है, फिर नियमों की समीक्षा की मांग बनती है और उसके बाद किसी बड़े सुधार की संभावना पैदा होती है। इसलिए जो पेंशनर्स इस विषय पर उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके लिए फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि वे इस मामले की प्रगति पर नजर रखें। यह सिर्फ एक तकनीकी बहस नहीं है बल्कि पेंशन व्यवस्था के न्यायपूर्ण पुनर्विचार का विषय है। अगर आने वाले समय में केंद्र सरकार अपने नियमों में संशोधन करती है तो कई राज्य सरकारें भी उसी दिशा में अपने प्रावधान बदल सकती है। यही कारण है कि यह मुद्दा केवल एक अदालत तक सीमित नहीं है बल्कि व्यापक असर वाला मामला बन चुका है। अब दूसरी बड़ी जानकारी की बात करते हैं। बहुत से लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार दूसरे विभागों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दे रही है, उनके भत्ते या पेंशन संबंधी मामलों में सुधार की दिशा में बात हो रही है, लेकिन जवानों और जेसीओ वर्ग के लिए वैसी स्पष्ट प्रगति क्यों दिखाई नहीं दे रही। यह सवाल इसीलिए भी उठ रहा है क्योंकि हाल के समय में कुछ विभागों के कर्मचारियों को अतिरिक्त राहत या भत्तों में संशोधन की खबरें सामने आई है। रेलवे कर्मचारियों के कुछ भत्तों में बदलाव की चर्चा रही है और दूसरी तरफ ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की सिफारिश भी एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में सामने आई है। इससे यह भावना बनी है कि सरकार कई क्षेत्रों में राहतों पर विचार कर रही है। ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली 1000 रुपए मासिक न्यूनतम पेंशन को संसदीय स्थायी समिति ने वर्तमान समय के हिसाब से अपर्याप्त माना है। समिति ने कहा है कि बढ़ती महंगाई, दवाइयों की लागत, घरेलू खर्च और जीवन यापन की कठिनाइयों को देखते हुए इस राशि की गंभीर समीक्षा होनी चाहिए। यह बात केवल एक टिप्पणी नहीं है बल्कि इस बात का संकेत है कि नीति निर्धारण के स्तर पर भी यह माना जा रहा है कि वर्तमान पेंशन राशि वास्तविक जरूरतों से बहुत कम है। जब समिति यह कहती है कि पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए तो इसका मतलब यह है कि पेंशन व्यवस्था को वर्तमान आर्थिक हालात के अनुरूप बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है।
यहीं से जवानों और जेसीओ वर्ग के बीच असंतोष का सवाल भी सामने आता है। उनका कहना है कि अगर दूसरे विभागों के कर्मचारियों के भत्ते बढ़ सकते हैं, अगर दूसरे वर्गों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश हो सकती है, तो फिर सैन्य सेवा दे चुके लोगों के लिए ऐसी तत्परता क्यों नहीं दिखाई देती। यह भावना समझने योग्य है, क्योंकि पूर्व सैनिकों और सैन्य पेंशनर्स ने कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा की होती है और वे सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक और स्थिर आर्थिक सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं। हालांकि नीतिगत रूप से ऐसे बड़े बदलाव अक्सर वेतन आयोग, रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार के वित्तीय निर्णयों से जुड़े होते हैं। इसलिए बहुत से लोगों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के दौरान या उससे जुड़ी प्रक्रियाओं में इस दिशा में कोई बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस विषय में धैर्य रखना होगा, लेकिन साथ ही जागरूक रहना भी जरूरी है। जब दूसरे वर्गों को राहतों की चर्चा आगे बढ़ती है तो उससे नीति पर दबाव बनता है और यही दबाव आगे चलकर दूसरे वर्गों के लिए भी सुधार का रास्ता खोल सकता है। इसलिए यह कहना सही होगा कि अभी भले ही सब कुछ एक साथ ना बदले, लेकिन यह समय उन मुद्दों को मजबूत तरीके से उठाने का है जिनका संबंध पेंशन, भत्ते और आर्थिक अधिकारों से है। जो लोग इन विषयों को गंभीरता से समझते हैं वही आगे सही समय पर अपने हक की बात मजबूती से रख पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर पेंशनर, हर कर्मचारी और हर पूर्व सैनिक अपने विषय में सही जानकारी रखें। अब तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी पर आते हैं जो नेशनल इंक्रीमेंट से जुड़ी है। एक पूर्व सैनिक ने नेशनल इंक्रीमेंट के लिए शिकायत दर्ज कराई थी और जवाब में रिकॉर्ड कार्यालय की ओर से यह कहा गया कि वह मेडिकल आधार पर सेवा से बाहर हुआ था, इसलिए वह इस लाभ का पात्र नहीं है। जवाब में भर्ती और डिस्चार्ज की तारीखों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया कि मौजूदा नीति के अनुसार मेडिकल ग्राउंड या कुछ विशेष परिस्थितियों में सेवा से अलग हुए कर्मियों को नेशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जा सकता। यही वह बिंदु है जहां बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता है और वे मान लेते हैं कि उनका दावा पूरी तरह खत्म हो गया। असल में नेशनल इंक्रीमेंट का विषय केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि व्यक्ति किस कारण से सेवा से बाहर हुआ। इसका मुख्य आधार यह होता है कि क्या उसने अपनी पिछली इंक्रीमेंट के बाद वह अवधि पूरी की थी जिसके आधार पर अगली इंक्रीमेंट देय हो सकती थी। यदि किसी कर्मचारी या सैनिक ने लगभग पूरा सेवा वर्ष पूरा किया है और केवल इंक्रीमेंट की औपचारिक तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुआ है तो कई मामलों में यह तर्क दिया गया है कि उसे उस अवधि की सेवा का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए मेडिकल ग्राउंड को सीधा आधार बनाकर दावा खारिज कर देना हर मामले में सही व्याख्या नहीं माना जा सकता। यहीं पर रिकॉर्ड कार्यालय के जवाब और वास्तविक नियमों के बीच अंतर समझना जरूरी हो जाता है। बहुत बार प्रशासनिक जवाब सामान्य प्रारूप में दे दिए जाते हैं, लेकिन उनमें मामले की कानूनी और तथ्यात्मक गहराई को पूरी तरह नहीं परखा जाता। इसीलिए अगर किसी को ऐसा जवाब मिला है कि मेडिकल कारणों से सेवा से बाहर होने के कारण वह नेशनल इंक्रीमेंट का पात्र नहीं है, तो उसे सीधे निराश नहीं होना चाहिए। उसे अपने मामले की तारीखें, अंतिम इंक्रीमेंट की स्थिति, सेवा की अवधि और संबंधित नियमों को देखते हुए दोबारा शिकायत या अभ्यावेदन देना चाहिए। यह साफ लिखा जाना चाहिए कि दावा मेडिकल आधार पर नहीं बल्कि पूर्ण की गई पात्र सेवा अवधि के आधार पर किया जा रहा है। ऐसे मामलों में दूसरा प्रतिनिधित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोग पहली अस्वीकृति को अंतिम फैसला मान लेते हैं, जबकि कई बार दूसरी बार सही तथ्यों और नियमों के साथ रखा गया पक्ष परिणाम बदल देता है। सीपी ग्राम जैसे मंचों का उपयोग तभी प्रभावी होता है जब शिकायत स्पष्ट नियम आधारित और दस्तावेजों के साथ की जाए। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि वे भी इस तरह के मामले में आते हैं, उन्हें पहले से पूरी तैयारी करनी चाहिए। अपनी भर्ती तिथि, रिटायरमेंट तिथि, अंतिम इंक्रीमेंट की तिथि, वेतन संबंधी दस्तावेज और नियमों के आधार तैयार रखें। सही जानकारी के बिना ऐसे मामलों में अक्सर लोग अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। अब बात करते हैं चौथी और बेहद चर्चित जानकारी की, जो डीए और डीआर में 4% बढ़ोतरी की वायरल खबर से जुड़ी है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे संदेश घूम रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कुछ जगह यह भी लिखा जा रहा है कि इससे हर महीने सीधा आर्थिक फायदा मिलना शुरू हो जाएगा और नए वेतन या पेंशन स्लिप में इसका असर नजर आएगा। लेकिन ऐसी खबरों को देखकर तुरंत विश्वास कर लेना सही नहीं। इस समय सबसे जरूरी बात यही है कि आधिकारिक घोषणा और वायरल दावे में अंतर समझा जाए।
मौजूदा स्थिति के अनुसार 4% बढ़ोतरी वाली बात विश्वसनीय नहीं मानी जा रही। उपलब्ध गणनाओं और चर्चाओं के आधार पर जनवरी 2026 से डीएडीआर में 2% बढ़ोतरी की संभावना ज्यादा बताई जा रही है, जिससे कुछ दर 60% तक पहुंच सकती है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक मंजूरी और आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी दावे को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। सोशल मीडिया पर अक्सर अनुमान को आदेश की तरह पेश कर दिया जाता है और यहीं से भ्रम फैलता है। कुछ लोग सिर्फ अधिक ध्यान पाने के लिए प्रतिशत बढ़ाकर खबर लिख देते हैं और फिर वही बात हजारों लोगों तक पहुंच जाती है। इस तरह की अफवाहों से सबसे ज्यादा नुकसान पेंशनर्स और कर्मचारियों को होता है। वे अपनी गणना गलत आधार पर करने लगते हैं, बढ़ी हुई रकम की उम्मीद बांध लेते हैं और बाद में जब वास्तविक आदेश अलग आता है तो निराशा फैलती है। इसलिए हर व्यक्ति को यह आदत डालनी होगी कि वह किसी भी वायरल पोस्ट पर भरोसा करने से पहले उसका स्रोत देखे। क्या वह कोई आधिकारिक आदेश है? क्या उसमें मंत्रालय या विभाग का स्पष्ट संदर्भ है? क्या सरकारी पोर्टल पर उसकी पुष्टि है? क्या विश्वसनीय दस्तावेज उपलब्ध है? इन सवालों के बिना किसी दावे को सही मान लेना जोखिम भरा है। अभी तक अगर औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं हुई है तो यह कहना कि बढ़ा हुआ लाभ मिलना शुरू हो गया है पूरी तरह गलत और भ्रामक होगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत सीधे लाखों परिवारों के खर्च, बजट और उम्मीदों से जुड़े विषय हैं। इसीलिए इनके बारे में फैलाई गई आधी अधूरी बातें बहुत तेजी से असर करती है। जिम्मेदार रवैया यही है कि केवल प्रमाणित और अधिकृत जानकारी पर भरोसा किया जाए। अगर कुल डीएडीआर 60% तक पहुंचता है तो वह 2% की संभावित बढ़ोतरी के आधार पर होगा, ना कि 4% के उन वायरल दावों के आधार पर जिन्हें अभी तक कोई ठोस सरकारी समर्थन नहीं मिला। इसलिए धैर्य रखना और आधिकारिक आदेश का इंतजार करना ही सबसे सही तरीका है। इन चारों जानकारियों को अगर एक साथ देखा जाए तो साफ समझ आता है कि इस समय पेंशन और भत्तों से जुड़े मामलों में जागरूक रहना कितना जरूरी है। कम्युनिकेशन पर राहत की उम्मीद बनी हुई है। दूसरे विभागों को मिल रही राहतें नीति बदलाव के संकेत दे रही हैं। नोशनल इंक्रीमेंट के मामलों में सही नियमों की समझ बेहद जरूरी है और डीएडीआर को लेकर सोशल मीडिया अफवाहों से बचना अनिवार्य है। यही समय है जब हर पेंशनर, हर कर्मचारी और हर पूर्व सैनिक को अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग होना चाहिए। जो लोग जानकारी रखते हैं वही समय आने पर सही कदम उठा पाते हैं। कोई भी खबर सुनते ही उस पर भरोसा मत कीजिए। पहले उसके दस्तावेज देखिए, उसकी सच्चाई परखिए और यह समझिए कि वह प्रक्रिया में है, सिफारिश है, अदालत में लंबित मामला है या फिर पूरी तरह लागू आदेश। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। आर्थिक मामलों में एक गलत उम्मीद भी बाद में बड़ी निराशा का कारण बनती है। इसीलिए सही सूचना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आगे भी ऐसे हर विषय पर साफ और भरोसेमंद जानकारी मिलती रहे, इसके लिए जुड़े रहना जरूरी है। इसी उम्मीद के साथ आज की यह पूरी जानकारी यही समाप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन, सरकारी फैसलों, भत्तों, इंक्रीमेंट, डीएडीआर और आपके अधिकारों से जुड़ी हर जरूरी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए। आने वाले समय में कई विषयों पर और भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ सकती हैं, इसलिए जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अपनी जागरूकता बनाए रखिए, सही जानकारी पर भरोसा कीजिए और हर फैसले को समझदारी से परखिए। धन्यवाद।